स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे और आज वो दिन आ चुका है जब सीबीएसई का रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है। और सीबीएसई ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की टॉपर 98.4% लेकर आने वाली हमारी स्टूडेंट है जिनका नाम है अना शर्मा। तो आज मैं अना शर्मा की ये प्रिपरेशन जर्नी आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा और अना अपने खुद के शब्दों में आपको बताएंगे कि उन्होंने ये जो 98.4 परसेंटेज का फिट है ये कैसे यहाँ पर अचीव किया। तो अना, सबसे पहले वेलकम ऑन सुपर ग्रेड्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Okay, so Anna, how are you feeling right now? सर, आई एम फीलिंग लाइक वेरी ओवरवेल्म्ड। बहुत अच्छा लग रहा है कि जब आप किसी चीज के लिए इतने लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रहे होते हो और आपके सामने वो रिजल्ट होता है, आपके पूरे साल का रिजल्ट। बहुत अच्छा लग रहा है सर। Okay, so 98.4% जो है वो एक्सपेक्टेड था क्या? एक्सपेक्टेड, आई वुड से यस, एक्सपेक्टेड था क्योंकि पूरे साल मैंने उतनी मेहनत करी थी कि हाँ, इतना इतना आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माई सेल्फ। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया था? ज्यादा तो नहीं, मेरा सब्जेक्ट में ये था कि इसमें ज्यादा आ जाएगा इसमें कम, बट स्कोर मैंने इतना ही एक्सपेक्ट किया था कि हाँ 98 में की लाइन में ही स्कोर करूँ। कभी कभी क्या होता है कि जैसा जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा हमको रिजल्ट मिल जाता है ना? कई बार नहीं भी मिलता है ना? कई नहीं बार मिलता। मैंने कुछ इंटरव्यू ऐसे भी लिए हैं जिसमें लोगों को लगता है कि इतना तो बिल्कुल सोचा भी नहीं था सर, फिर भी यहाँ पर आ गए, है ना? तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि हाँ ठीक है, मैंने इतना एक्सपेक्ट किया था कि आ सकता है। तो इसके पीछे की क्या रीजनिंग है, मतलब कैसे इतना अच्छा कैलकुलेशन आज के टाइम पीरियड पर स्टूडेंट्स, स्पेशली तुमने यहाँ पर डिसाइड किया कि नहीं सर 98.4% तो ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेड था। तो इसके पीछे की क्या रीजनिंग थी? जैसे मैंने हमेशा क्या ध्यान दिया है कि जब आप पेपर करके आते हो तो आपके अंदर से एक गट फीलिंग होती है। गट फीलिंग होती है और ऊपर से आप, सर हर स्टूडेंट को मेरे को लगता है कि पता होता है कि वो करके क्या आया पेपर में। मेरे एमसीक्यूज तो घर आते ही पता चल जाता है कि आप क्या करके आए हो और क्या नहीं करके आए, उसका आप पूरा स्कोर पता कर सकते हो। और रही बात सब्जेक्टिव की, सब्जेक्टिव में सर ऐसा होता है कि मैंने एनसीईआरटी की लाइंस लिखी थी, उनको कोट किया था, तो आई वाज प्रिटी मच श्योर कि टीचर को मेरा आंसर पसंद आएगा, तो उससे आइडिया लग जाता है। ठीक है, मतलब जैसा एक इन्विजिलेटर को क्वेश्चन का आंसर चाहिए वैसा आपने लिखा था, इस वजह से आपको लग रहा था वैसा कि लिखा। इतना मेरा एक्सपेक्टेड होगा। ठीक है अना, एक छोटा यस सा सर। इंट्रोडक्शन मैं आपका चाहता हूँ कि वेयर आर यू फ्रॉम, आपकी क्लास ट्वेल्थ में क्या क्या सब्जेक्ट थे, और जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं जिनके बेसिस पे आपके 98.4 परसेंटेज मार्क्स हैं, उनमें आपने सभी सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया। लैंग्वेज सब्जेक्ट को अगर हम छोड़ दें तो जो स्पेशली जो हमारे डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, उसके लिए पर सब्जेक्ट आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी। फॉर एग्जांपल अगर पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपने क्या चीज है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया। और फिर उसके बाद हम जो बाकी के दो आपके सब्जेक्ट हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। सर, मेरा नाम ऐना शर्मा है। मैं हरिद्वार से हूँ, उत्तराखंड से। मेरे पास जो मेरे मेन 5 सब्जेक्ट्स थे वो थे सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। मेरे सोशियोलॉजी में 99 मार्क्स थे, हिस्ट्री में 98 मार्क्स, पॉल साइंस में 100 मार्क्स, इंग्लिश में 90 मार्क्स एंड हिंदी में 98। अगर मैं जनरलाइज्ड स्ट्रैटेजी की बात करूँ कि हर सब्जेक्ट के लिए मैं जनरल एक बात करूँ, सर सबसे इम्पोर्टेंट होता है बुक की थॉरो रीडिंग। एक प्रोसेस होता है। मैं क्या करती थी, सबसे पहले अपने लैपटॉप नोट्स बनाती थी, उसमें नोट करके सबसे पहले एक बेसिक रीडिंग, उसमें मैं कुछ याद करने की कोशिश नहीं करती थी कि मैं अपने माइंड को स्ट्रेस की ये याद करना है, ये वो याद करना है। सबसे पहले एक चैप्टर की सिर्फ थॉरो रीडिंग। उसके बाद क्या मैं करती थी कि अपना जो मेरा A4 वाला वो था रजिस्टर, उसमें उठा के मेन मेन पॉइंट लिखना शुरू करती थी। उस वाले प्रोसेस में मैं ध्यान देती थी कि मैं हर इंपॉर्टेंट चीज लिखूं, जिससे कि जब मेरा थ्योरी याद करने की बारी आए तो वो एक आंसर की फॉर्म में मेरे सामने हो और मैं आंसर वहां से उठा के सीधा अपना बोर्ड में लिख सकूं। थर्ड प्रोसेस क्या था मेरा कि शॉर्ट नोट्स, जो जिसमें सिर्फ फैक्ट्स होते थे, उसमें मैं सिर्फ फैक्ट्स कवर करती थी। ऐसे में तीन सेट, मेरे ये 3 स्टेप्स थे। मैंने हर चैप्टर, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, इसमें मैंने ये प्रोसेस तो अपनाया ही अपनाया। अब अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे पॉल साइंस, पॉल साइंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो जो टाइम लाइन होती है। बाकी सब आप कवर कर लेते हो, बट उसमें जो वो डेट्स होती हैं, अगर वो बच्चे को याद है तो मुझे लगता है पॉल साइंस की कमांड बहुत अच्छी बन जाती है। उसके लिए सर मैंने क्या कर रखा है कि मेरे टेबल के सामने लगी हुई है बहुत सारी स्टिकी नोट्स।
याद हो जाता है। कुछ चीजें तो बहुत इजी होती है। अब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947, तो वो मेरे को बहुत पहले से याद है। उस पे मैं स्ट्रेस नहीं करूंगी जो मेरे को याद हो जा रहा है एक बार में। जो मेरे को याद नहीं हो रहा था सर, उसको मैं क्या करती थी, उठा के अपने सामने लिख देती थी। अब आ रही हूँ जा रही हूँ नजर पड़ती थी, क्लासेस में भी जैसे कि भूल जा रही हूँ जो चीज है उसको मैं अलग से नोट कर देती थी एक रेड पेन से। पॉल साइंस में वो हो गया सर मेरा। हिस्ट्री की बात करूँ, हिस्ट्री में तो कवर करने के लिए बहुत कुछ होता है। हिस्ट्री में तो लाइक वो एक सागर जैसा है, जितना आप डूबते जाओगे हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता जाएगा। अ, जैसे कुछ जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो क्या करते थे कि वो प्रेफर करते हैं कि वो नोट से पढ़े वापस। बट मेरी मेरी एक अच्छी आदत बोलूं या बुरी आदत बोलूं, मेरी आदत है कि मेरा वापस ध्यान एनसीईआरटी पे जाता है। जैसे मेरे को कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा, वापस चैप्टर खोला और उस चक्कर में पूरा चैप्टर एक बार रीड कर लिया। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी क्या होता है कि वो पर्टिकुलर लाइन्स याद हो जाती है, जो अच्छी अच्छी सी लाइन नहीं होती है सर, वो याद हो जाती है। हिस्ट्री में भी मेरे हिसाब से रीडिंग इज लाइक इज द की। रीडिंग इज द की। आप जितना रीड करोगे आपको उतनी चीजें याद होती रहेंगी और उतना ही लाइक आप बेटर स्कोर कर सकते हो। सोशियोलॉजी इज समथिंग, वहां पे पेपर में आपको जनरलाइज्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वो क्वेश्चन, वो बुक में कहीं होगा ही नहीं आपको लगेगा, और वो किसी ऐसे कोने में होगा कि जहाँ से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो वो हर कोने को पकड़ के लाइक लर्न करना, इवन मैं तो कहती हूँ पेज नंबर पे भी नजर मार लो कि इस पेज नंबर पे ये है। तो वो हर कोने को पकड़ के मतलब मेरा तो एक सिंपल सा सर फंडा था कि जो चीज याद नहीं हो रही है ना, उसको सिर्फ एक A4 शीट खोलो, बुक खोलो और उसको नोट कर दो। आई एम टेलिंग यू कि पेपर में जाके अगर आपके माइंड में वो क्लिक नहीं नहीं हुआ तो लाइक ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप कोई चीज नोट कर रहे हो उस चीज पे ध्यान देके कि ये मेरे से बनी नहीं थी उस टाइम पे और आपने नोट कर ली, तो आई गेस दैट विल वर्क। तो ये मेरी तीनों सब्जेक्ट की यहाँ स्ट्रैटेजी। जैसे सोशियोलॉजी में इस बार एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आया था, जिसमें जी है सर। ना कोई कंटेंट यहाँ पर बहुत लिमिटेड कंटेंट अवेलेबल था, उसमें बहुत सारी चीजें आपको घुमा फिरा कर यहाँ पर लिखनी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी तुमने यहाँ पर बताई है ना, मतलब ये बहुत आसानी से तुमने यहाँ पर बता दिया मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक फर्म डिटर्मिनेशन की यहाँ पर जरूरत होती है। बिना डिसिप्लिन के आप ये सब काम यहाँ पर नहीं कर सकते। आई हैव सीन मेनी कैंडिडेट्स जो एनसीईआरटी को छोड़कर बाकी सारी चीजें पढ़ते हैं, है ना, उनको जो भी अलग से सोर्सेस प्रोवाइड किए जाएं सब पढ़ते हैं, बट जो आपकी होली बुक है दैट इज एनसीईआरटी। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज को मगअप नहीं कर सकते हो आप, है ना। आपको उस चीज को अगर रिटेन करना है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, तो आपको कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, जैसा आपने बताया कि दोबारा रीड कर लिया, स्टिकी नोट्स बना लिए, A4 साइज पेपर में लिख लिया, घूमते फिरते उसको पढ़ लिया। तो इससे क्या होता है कि इससे कमांड बनती है। कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमने ह्यूमैनिटीज जो है वो फैक्ट याद करने के लिए नहीं लिए थे, कि हम केवल फैक्ट्स याद करेंगे। लेकिन मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलता हूँ, मैंने तुम्हें भी यहाँ पर बताया कि कॉन्सेप्ट ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, बट जब आप फैक्ट्स को अपने आंसर में लिखते हो ना, तो वो ऑथेंटिक आंसर यहाँ पर बनता है। तो ऑथेंटिसिटी के लिए आपको फैक्ट्स यहाँ पर याद करने होंगे, ठीक है। चलो, तो क्लास ट्वेल्थ जो है वो यहाँ पर खत्म हो गया, एक्सपेक्टेड तुम्हारा जो रिजल्ट था वो तुम्हें यहाँ पर पता चल गया। आप एक ईयर लॉन्ग स्टूडेंट हैं सुपर ग्रेड्स की, है ना, बहुत स्टार्टिंग से आपने मेरी भी क्लासेस यहाँ पर अटेंड करी हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुपर ग्रेड्स ने आपकी जो ओवरऑल क्लास ट्वेल्थ की पढ़ाई है ना, सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए तो हम स्पेसिफिक यहाँ पर पढ़ाते हैं, उसके बारे में मैं आपसे बाद में पूछूंगा। ट्वेल्थ क्लास की जो जर्नी थी उसमें आपको सुपर ग्रेड्स ने किस तरीके से यहाँ पर बेनिफिट पहुंचाया? क्या आपको लगता है कि सीयूटी में एडमिशन लेने के बाद आपकी क्लास ट्वेल्थ की प्रिपरेशन सुपर ग्रेड्स के माध्यम से कंप्लीट हो पाई या नहीं हो पाई? सर मैं एक एग्जांपल लेना चाहती हूँ। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, बट सब क्यों बीएचयू के पीछे भागते हैं, सिर्फ क्यों डीयू के पीछे भागते हैं? क्योंकि वो एक एनवायरनमेंट देता है, आपको एक इकोसिस्टम देता है जहाँ पे आपके साथ ही आपसे बेटर बच्चे भी होते हैं, आपसे एवरेज बच्चे भी होते हैं और नीचे भी होते हैं। तो आपको ना एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है अंदर की, मेरे से बेटर बच्चा है एंड आई कैन डू उसके जैसा। ऊपर से सर सुपर ग्रेड्स ने क्या किया, मेरे को मेरी लाइफ के मेंटर दिए, अभिषेक सर यानी कि आप। सर क्या आप जैसे कभी कभी होता है कि पढ़ने का मन नहीं है, फिर देखती हूँ कि अभिषेक सर की क्लास है, तो वो ना एक डिसिप्लिन में आप बंध जाते हो कि आपको क्लास तो लेनी ही लेनी है। आप अगर मन से क्लास में नहीं भी गए बट आप क्लास में गए और आपके कान खुले हैं, तो आप कुछ ना कुछ तो क्लासेस सुन के आओगे। तो इसीलिए मेरे हिसाब से कि सुपर ग्रेड्स इसीलिए प्रिफर करे या फिर मैंने किया क्योंकि आप एक डिसिप्लिन से बन जाते हो, आपको पता होता है कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे क्लास लगानी है। आपके पास मॉक्स होते हैं बहुत सारे,
आपके पास फ्रेंड्स बनते हैं। आई वुड स्पेशली से कि फ्रेंड्स ऐसे बन जाते हैं, वो ईयर लॉन्ग फ्रेंड्स होते हैं, वो आपको पुश करते हैं, आपकी लिमिट्स पे पुश करते हैं कि आप इससे ज्यादा कर सकते हो, हेल्प करते हैं। टीचर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं सुपर क्लास पे मेरे लिए, मेंटोर कोई भी दिक्कत आए कि मेरे से ये नहीं हो रहा है या फिर मेरे को ये फिल करने में समझ नहीं आ रहा है, तो आई गेस उसकी वजह से सुपर ग्रेड्स हेल्प मी अ लॉट, एंड आई थिंक सीयूईटी में भी आई वुड बी एबल टू से दिस। ओके, सो अब बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो गया। एक्सपेक्टेड था कि ये 20 तारीख के बाद रिजल्ट आएगा, है ना? लेकिन मैं चाहता भी था, मैं पर्सनली यहाँ पर ये चाहता था कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो 20 तारीख के बाद आए, है ना? कि आपका सीयूटी एग्जामिनेशन हो जाए। लेकिन उससे पहले जो है वो हमेशा की तरह सीबीएसई ने जो है वो धोखा दिया, है ना? और उसने एक मतलब एक चेहरे पर मुस्कान लाने वाला धोखा था ये, तो इसलिए हम इसको मतलब थोड़ा अपलॉड करेंगे कि बहुत अच्छा काम किया आपने। अब आपका सीयूटी एग्जामिनेशन है, ठीक है? बचे हुए दिन है, मतलब बहुत कम ही दिन बचे हुए हैं। और आज रात में 9 बजे के बाद मोस्ट प्रोबेबली आपका जो ओवरऑल एडमिट कार्ड है वो भी रिलीज हो जाएगा, ठीक है? तो ओवरऑल तो आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर हो ही चुके होगे। अभी जो बचे हुए दिन है 2 या 3 दिन, इन 2 या 3 दिनों में आपकी अप्रोच क्या रहने वाली है सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए? फिर सीयूईटी एग्जामिनेशन के लिए मैंने जैसे कि आपको जो वो लास्ट वाला प्रोसेस बताया ना कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, अब मैं बुक्स के पीछे भाग सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं बचा है, 3 दिन में भी चाहूँ तो बुक उठा सकती हूँ। बट उससे क्या होगा सर, कभी कभी ना ऐसा होता है कि बहुत सारी नई चीजें एकदम से मिल जाती हैं, और फिर वो आपका माइंड क्या हो जाता है, एकदम मेस्ड अप हो जाता है, और वो मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरे साथ हो, क्योंकि मैंने बोर्ड में भी वो गलती नहीं करी है। तो आई डोंट वांट कि मैं अभी भी वो गलती करूँ। सिर्फ वो वाले नोट्स उठा के एक बार रिवाइज करूंगी, और एक्साइटेड हूँ सर पेपर देने के लिए, बस वही 3 दिनों में वही रिटेन करना चाहती हूँ कि वो एक्साइटमेंट अंदर से रहे, क्योंकि एक्साइटमेंट रहती है तो आई थिंक बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, सो मतलब हमें बस वही बैक टू बेसिक्स पे ही रहना है, बचे हुए दो यस, से बैक तीन टू दिन बेसिक्स, क्योंकि ओके। आपने सर पूरे साल तो हमने पढ़ा ही है, तो फिर अगर वापस एनसीईआरटी पे जाने का मेरे को लगता नहीं कोई नए मॉक औचित्य है। टेस्ट वगैरह दोगी क्या तुम? नहीं सर, नए मॉक तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने क्या किया था सर, जैसे मेरे मॉक्स में गलतियां होती थी, कुछ गलतियां तो ऐसी होती है कि आप एक बार देख के वापस सीख जाओगे, बट मेरी कुछ गलतियां ऐसी होती थी रिपीटेटिव एकदम, ये गलती करी वापस कर दी। उसके लिए मेरी एक नोटबुक है सर, उसमें मैंने अपनी हर मॉक मॉक वाइज अपनी गलतियां लिखी हुई हैं। बस उसी गलती को एक बार वापस उठा के देख लूंगी, क्योंकि मुझे पता है वो मेरी रिपीट हो रही है, बस वो पेपर में रिपीट ना हो, बाकी कुछ कई सारी चीजें तुमने ऐसी करी हैं जो क्लास में मैं ऐसे जनरली बोल देता हूँ, है ना? लेकिन उसमें से कई नहीं। सारे सर, लोग हैं जो उसको आइडिया वहीं से आया मेरे है ना? को। कई सारे लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कई सारे लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, ठीक है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि भैया मॉक टू मॉक एक मॉक की कॉपी बना लो, उसका एनालिसिस की कॉपी होनी चाहिए, जो गलतियां हो रही हैं उनको नोट करो, और तुमने वो काम किया और मुझे ऐसा लगता है कि वो चीजें तुम्हें बहुत हेल्प भी करेंगी, है ना? जैसे तुम्हारे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग में भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, है ना? अभी हाँ भी जी कई सर, बार जो है उसके लिए मेरे को एक पॉइंट ऐड करना है। जैसे हम लोगों का हो रहा था ना सर क्लास में कि ए और बी में कंफ्यूजन होता है, तो आपने लास्ट टाइम पे याद है वो जब आप मैराथन करा रहे थे, उसमें आपने बोला था कि जब कंफ्यूजन हो तो बस ए मार्क करके आ जाना। तो सर मैंने ना सोशियोलॉजी में मेरे को 3 क्वेश्चन थे आई थिंक असर्शन रीजन के, और तीनों में कंफ्यूजन, ए बी में कंफ्यूजन। फिर भगवान का नाम लेके मैंने कहा कि क्योंकि ए की तरफ ना ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, पता नहीं क्यों हाँ, पेपर वाले, ए मार्क करके आई और बाकी उससे निकल के गया सही। ठीक है। सो असर्शन एंड रीजन के ऊपर भी कमांड अब आई गई होगी, तो कमांड आई गई। आना, चलो ठीक है। अब ये तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन हो गया, है ना? लाइफ टाइम तुमको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट तुमने हासिल किया है, वो बताने के लिए हो गया। स्कोर 97 98.4 परसेंटेज मार्क्स। सीयूटी एग्जामिनेशन भी हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली तुम सीयूटी एग्जामिनेशन में भी बहुत अच्छा करोगी। अभी अल्टीमेट एम क्या है, मतलब कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सा कोर्स करना है? कॉलेज तो मेरे को लेडी श्री राम जाना है, और पॉल साइंस ऑनर्स करना है मेरे को वहां से, और अल्टीमेट गोल है मेरा यूपीएससी। ज्यादातर जैसे कि हर ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे का होता है, बस सिंपली एक आईएएस बनना है, कंट्री को सर्व करना है बस। है ना? बस सिंपल, एक सिंपल सा एकदम क्लियर कट माइंडसेट है कि दिल्ली जाना है, एलएसआर कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस करना है, और उसके बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है और आईएएस बनना है, ठीक है? आजकल के स्टूडेंट्स में इतना क्लियर कट थॉट जो है वो आ कैसे रहा है? मतलब क्या रीजन है तुम्हारे पास? हर चीज जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? बेसिक्स पढ़ना है तो एनसीईआरटी के ऊपर ही रहना है, नोट्स बनाए हैं उन्हीं के ऊपर फोकस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इसको बहुत चैलेंजिंग फील करते हैं कि यार नहीं, मतलब इसको नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, नए मॉक्स नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। इतना क्लियर कट माइंडसेट कैसे डेवलप किया? तो जैसे आजकल हम लोगों को क्या होता है ना, हम किसी की भी बात को मानते नहीं है, हम लोगों को अपनी चीजें ऐड करनी है। मेरा सिंपल सा है, अगर मेरे मेंटोर ने, जिसको मैं ट्रस्ट करती हूँ, बोला है कि आज ये वाली शीट बनानी है,
तो मेरी आदत है कि मेरे को उसी दिन बनानी है क्योंकि मेरे मेंटोर ने बोला है। बस सिंपल एक प्रोसेस होता है, अगर आप पूरे साल सिर्फ अपने मेंटोर की बात एक एक स्टेप करके सुनते रहोगे ना, मेरे को लगता है आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने अच्छा सुन लिया, क्योंकि आपने सिर्फ अपने गुरु की बात सुनी, करते 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 स्टेप करते करते और वो नॉर्मली हो गया। ऊपर से मेरी सर फैमिली का एनवायरमेंट आई वुड से कि मेरे को जब भी ऐसा लगता था ना कि मेरे से नहीं हो पाएगा, अब मैं थक गई, सिंपली यूज टू कॉल माई फादर। मेरे पापा दिल्ली रहते हैं, उनको सिर्फ मैं कॉल करती थी और पापा मेरे को सिर्फ एक चीज बोलते थे कि जो मैंने हमेशा बोला है कि अपना 100% दो, 100% दे के 50% भी आ रहे हैं ना तो खुश हो। बस वही चीज थी, इसीलिए मैं हमेशा सिर्फ एक चीज आप टारगेट करके चलो, ऐसे इधर उधर घूमने से। मेरे पास साइड बुक्स थी नहीं सर, मेरे पास सिर्फ एनसीईआरटी थी। तो आई थिंक आपको सिर्फ सुनना है, जो जिसको आप ट्रस्ट करते हो, ठीक है, जर्नी मतलब अपने आप कवर हो मतलब जाएगी। यही चीज है कि क्या करना है कि कुछ लोग होने चाहिए आपके पास जो आपको एक जिनको आप डायरेक्शन ट्रस्ट दिखाए। करते हो। हाँ, जिनको आप ट्रस्ट करो, जो आपको डायरेक्शन दिखाए और तुम चलने के लिए रेडी हो, और तुम आसानी से जो भी तुमने चीजें डिसाइड करी है उन्हें तुम यहाँ पर अचीव कर लोगी। ठीक है। सो मैंने तुम्हारी जर्नी देखी है ना, जब तुम स्टार्टिंग में क्लासेस में आती थी, अभी भी तुमने क्लासेस यहाँ पर ज्वाइन करी हैं। और मतलब मैं तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि कोई ऐसा दिन था जिस दिन मेरी क्लास लगी हो और तुम मेरी क्लास में ना आई हो। ठीक है। तुम अपने दादाजी दादी के यहाँ भी गई थी, तब भी तुमने जो है वहां से भी क्लास अटेंड करी। सो आई हैव मेनी एग्जांपल्स जिसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि तुमने पूरे साल जो है वो बहुत मेहनत करी है। ठीक है। अब क्या होता है कि मेहनत करना, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, तुमने भी देखा होगा, तुमने भी सुना होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने बहुत मेहनत करी लेकिन उनके परसेंटेज 92 93, है ना। ये जो 96 97 98 को क्रॉस करने वाली मेहनत है ना, ये थोड़ा सा अलग डिमांड करती है ना। तो वो जो अलग चीजों की डिमांड है वो तुमने यहाँ पर फुलफिल करी, और मुझे ऐसा लगता है कि यही रीजन होगा तुम्हारी सक्सेस का। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब मुझे ये पता चला कि तुम्हारा रिजल्ट, मतलब सीबीएसई ने रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, सबसे पहले मैंने तुम लोगों के ग्रुप पे जो है वो यहाँ पर लिखा। सो आई वॉज पर्सनली मतलब बहुत इंक्लाइंड था कि मुझे तुम्हारा रिजल्ट यहाँ पर पता चले, है ना। तो रिजल्ट के लिए पहले लिंक भेजा तुम्हें, फिर उसके आई कॉल्ड यू, है ना। फिर लेकिन वो मुझे पता चला कि तुम थोड़ा बिजी हो कहीं पर। सो फाइनली आई गॉट टू नो योर रिजल्ट, और मुझे बहुत उम्मीदें थी तुमसे, और यू फुलफिल्ड दैट एक्सपेक्टेशन। सो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड, है ना। ऑल क्रेडिट गोज टू यू, है ना। तुमने बहुत अच्छा काम किया, मतलब मुझे ऐसा लगता है नहीं कि सर, ऑल क्रेडिट तो मेरे को नहीं जाता, ऑल क्रेडिट मेरा क्रेडिट थोड़ा बटा हुआ है, हाँ, थोड़ा आपकी तरफ, थोड़ा पेरेंट्स की तरफ, थोड़ा सुपर गाइड की तरफ, क्रेडिट थोड़ा बटा हुआ है बट हाँ। ठीक है। तो ये तो क्या है कि ये हम्बल लोगों की पहचान होती है ना। जो लोग हम्बल होते हैं, जिनको लगता है कि नहीं, छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं और वो एफर्ट्स जो है वो मिलाकर आपको एक जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देते हैं। ठीक है। तो तुमने वो प्रोसेस को जो है वो ट्रस्ट किया, है ना। जो इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड किया गया, सोशियोलॉजी में एक टर्म होता है सोशलाइजेशन, है ना। तो जिस तरीके से इस पूरे के पूरे एक साल में हमने तुम्हें सोशलाइज किया तुम्हारे सिलेबस के साथ, उन्हीं सब चीजों का ये रिजल्ट है। हमेशा मेरे इंटरव्यू में एक रैपिड फायर होता है, मैं रैपिड फायर पूछता हूँ। तो दो तीन क्वेश्चंस जो हैं वो मैं तुमसे पूछना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन ये है कि अदर देन योर पेरेंट्स, हु इज योर रोल मॉडल। माय रोल मॉडल बी माय ग्रैंडफादर, अदर अच्छा, देन माय पेरेंट्स माय अदर देन ग्रैंडफादर। पेरेंट्स योर ग्रैंड पेरेंट, वाई। सर मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट को ना बहुत मेहनत करते हुए देखा है। वो एक गवर्नमेंट टीचर है, और उनके पेरेंट्स की बहुत जल्दी डेथ हो गई। सी कि उन्होंने कैसे रिसोर्सेज, मिनिमल रिसोर्सेज का यूज करके कैसे उसमें से बेस्ट निकाला है। तो आई गेस वहाँ से मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है, और वो हमेशा मुझे मोटिवेट करता है, नो मैटर व्हाट, वो हमेशा मेरे लिए खड़े हैं, मुझे मोटिवेट करता तो अगर इंडिया के बाहर कहीं घूमने जाने का मौका मिले तो कहाँ जाना पसंद होगा, कौन सी कंट्री में। है। मॉलडीव्स। मालदीव्स। क्यों। यस, ड्रीम डेस्टिनेशन है सर। पता नहीं क्यों वहां पे ना एक वो है रिजॉर्ट, सोनेवा जली। ओके। वो मैंने एक दिन बचपन बचपन में नहीं, 4 5 साल पहले वो एक यूट्यूब शॉर्ट में देख लिया था, बस तब से है कि जाना है। तो उन्हें बता कर आओगे कि नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तुम लोग डूब सकते हो। घूम सकते हो। ठीक है। बता के आऊंगी सर। ओके। और थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये है कि हु इज योर फेवरेट आईएएस ऑफिसर। माय फेवरेट सृष्टि देशमुख। शशि देशमुख, है ना। तो उनकी तरह तुम मध्य प्रदेश कैडर में आओगी क्या। नहीं नहीं नहीं, मध्य प्रदेश जाने का तो नहीं है ड्रीम, बट वो बड़ी हम्बल सी है, तो मुझे बस पसंद है वो। ओके।
सो अना, काफी अच्छी तरीके से तुमने अपनी जर्नी बताई, है ना। आई एक्सपेक्ट कि जो जो तुम्हें चीजें बतानी थी वैसे मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे, है ना, और डेफिनेटली तुमने उन क्वेश्चंस के आंसर किए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लर्नर्स हैं, जो आने वाली जनरेशन है जो क्लास 12th एग्जामिनेशन देगी, वो इस इंटरव्यू को बहुत प्रोडक्टिव यहाँ पर मानेंगी। और मैं मतलब आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आनंद ने जो बताया है, इसको बस आपको इम्प्लीमेंट करना है। थिंग्स आर वेरी इजी। हम क्या करते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, है ना। हम लोग पीडीएफ इकट्ठा करने में लग जाते हैं, हम लोग इधर से ज्ञान उधर से ज्ञान सब जगह से ज्ञान लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप फॉलो कर लो, तो रिजल्ट्स जो है वो आपके फेवर में आने लगेंगे, ठीक है। और अना, मैं चाहता हूँ कि सीयूटी एग्जामिनेशन के बाद भी मैं तुम्हारा एक इंटरव्यू लूँ, और इसके लिए फॉर तुम्हारे श्योर सर। पास हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपने सीयूटी एग्जामिनेशन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करो, है ना, और इसी तरीके से आगे बढ़ो। और आईएएस बनने का ड्रीम है तो आईएएस भी बनो, फर्स्ट अटेम्प्ट में बनो, है ना। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, है ना। इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी तुमने यहाँ पर टाइम निकाला इंटरव्यू के लिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को एक अच्छी गाइडेंस यहाँ पर मिल सके। तो और कुछ अगर आपके मन में कुछ कहना चाहती हैं सो प्लीज। जो अभी लोग 12th में आ रहे हैं या 10th में आएंगे जो बोलेंगे, बस एक लास्ट चीज बोलूंगी कि आप अपनी जर्नी को एंजॉय करो। आप एंजॉय करोगे खुद ब खुद चीजें हो जाएगी, बस एंजॉय करो। बाद में ये नहीं सोचो कि मैंने ये नहीं किया, आपने एंजॉय करो, बट उस टाइम को कंपनसेट कर दो अपनी स्टडीज करके वापस। ये सो एंजॉय करो। अना, ये बहुत अच्छा इंटरव्यू था, है ना। इसे लोग जरूर पसंद करेंगे, बहुत सारा प्यार देंगे। और गाइज, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अना भी इस वीडियो को यहाँ पर बाद में भी जरूर देखेंगे, अपने अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को भी यहाँ पर जरूर दिखाएंगी। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है सो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें, जो एकदम दिल से होते हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम यहाँ पर कुछ बताना चाह रहे हैं, हम कुछ बोलना चाह रहे हैं। स्टूडेंट को यहाँ पर बिल्कुल फ्री स्पीच का हम यहाँ पर चांस देते हैं कि आपके मन में जो है, आपकी जो प्रिपरेशन जैसी हुई है, जिस तरीके से हुई है, वो यहाँ पर काम करें। और अना ने मुझसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, 3 डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़े थे साल भर, ठीक है। सो मेरे लिए तो मतलब मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना, कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जिसने आपसे यहाँ पर पढ़ा, उसने बहुत अच्छा स्कोर किया। ये केवल अना नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने इन पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सो ये मेरे लिए भी काफी अचीवमेंट है। सो अना, थैंक यू सो मच, है ना। और गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले सेशन में एक नया इंटरव्यू मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, और उसमें हम एक और टॉपर की स्ट्रेटेजी को जानेंगे जो आपके लिए काफी इफेक्टिव हो सकती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।